आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है और उसको कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था विकास क्या होता है, तो हम लोगों ने बात की थी कि विकास क्या है, एनी चेंज यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, चेंज यानी एक की टर्म हमारे पास क्या है, चेंज, परिवर्तन। यानी ह्यूमन लाइफ में ही जो चेंज है, ह्यूमन लाइफ में जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, वो किसको इंडिकेट करता है, वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है, G&D को। अब देखिए चेंज कैसा हो सकता है, फिजिकल चेंज भी हो सकता है और यानी भौतिक चेंज जो बाहरी रूप से दिखता है, और इंटरनल चेंज भी हो सकता है आंतरिक रूप से जो कि दिखाई नहीं देता या इनविजिबल कह लीजिए, लेकिन चेंज तो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो क्या है कि ग्रोथ की बात करें तो हम जानते हैं ग्रोथ क्या है, ये स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। ग्रोथ हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल चेंज यानी संरचनात्मक परिवर्तन ही हमारा क्या है, ग्रोथ है। और डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा चेंज है, विकास कैसा चेंज है, डेवलपमेंट हमारा फंक्शनल चेंज है यानी कार्यात्मक। यानी कि ग्रोथ हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज, और डेवलपमेंट क्या है, फंक्शनल चेंज, कार्यात्मक परिवर्तन। तो इस तरीके से आप देखिए, एक आप लोगों ने सुना होगा डेवलपमेंटल टास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंटल टास्क किसके द्वारा दिया गया है, विकासात्मक पार्ट, डेवलपमेंटल टास्क। तो डेवलपमेंटल टास्क दिया गया है हेविंगहर्स्ट द्वारा। डेवलपमेंटल टास्क किसके द्वारा दिया गया है, विकासात्मक पार्ट, हेविंगहर्स्ट द्वारा। तो अगर हम लोग बात करें तो ग्रोथ क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज है, हेरिडिटी चेंज है, और डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ के ही फाउंडेशन पर डेवलपमेंट टिका होता है। और जो डेवलपमेंट का स्कोप है ग्रोथ से ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डेवलपमेंट क्या एक लाइफ स्पैन अप्रोच है, ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है। तो जैसे लर्निंग है वो क्या एक डेवलपमेंट है, ये एक इनर प्रोसेस है, या क्वाइट चेंज है, नर्चर ओरिएंटेड है। जैसे मैच्योरेशन ये नेचर बेस है। तो इस तरीके से हम लोग विकास के सिद्धांत या नियम की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो है, विकास में क्रमबद्धता रहती है अथवा विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, या हम लोग कह सकते हैं सर्टेन पैटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस का मतलब, जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि बालक का जो विकास क्रम है एक समान रूप से एक ही प्रकार का होता है, या कह सकते हैं एक निश्चित क्रम होता है। जैसे बालक के भाषा विकास में जो है, सभी बालक का जो सबसे पहले डेवलपमेंट क्या होता है, सभी बालक सबसे पहले बलबलाना स्टार्ट करते हैं, बैबलिंग। बालक सबसे पहले, अब जैसे मान लीजिए भाषा विकास का ही क्रम की बात करें तो सबसे पहले बालक क्या करता है, बबलिंग, बलबलाना स्टार्ट करता है। उसके बाद बलबलाने के बाद धीरे धीरे वन लेटर बोलना स्टार्ट करता है, एक अक्षर, माँ पा। फिर दो अक्षर को जोड़ना स्टार्ट करता है, फिर दो अक्षर से शब्दों को बोलना स्टार्ट करता है, शब्दों से फिर सेंटेंस बोलता है।
तो इस तरीके से ये क्या है, डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये जो एलडी है, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। अब प्रत्येक बालक, इस विश्व का प्रत्येक बालक यूनिवर्सल है ये, पहले क्या स्टार्ट करेगा, बबलिंग करना स्टार्ट करता है, फिर एक अक्षर बोलना, फिर दो, फिर वर्ड, फिर वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बोलना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो भाषा का विकास है उसमें क्रमबद्धता है। तो यही कहा गया है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस भी क्या है, दो तरीके से फॉलो करता है, दो तरीके से। पहला जो है डेवलपमेंट फॉलोज सिफेलोकॉर्डल, सिफेलोकॉर्डल, इसको क्या बोलते हैं, मस्तकोद्मुखी विकास। और दूसरा जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी इसको बोलते हैं निकट दूर अनुक्रम। इसको क्या बोलते हैं, निकट दूर अनुक्रम। तो निकट दूर अनुक्रम। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है, सिफेलोकॉर्डल। क्या होता है सिफेलोकॉर्डल, पहला तो अगर हम लोग सिफेलोकॉर्डल की बात करें, सिफेलोकॉर्डल, तो सिफेलोकॉर्डल जैसा कि शुरुआत में ही बताया, सिर पादमुखी या मस्तकोदमुखी, मतलब ऐसे विकास का जो अनुक्रम है, बालक चाहे जन्म से पूर्व हो या जन्म के बाद, यानी जन्म से पूर्व का मतलब गर्भावस्था में, जन्म के बाद मतलब इस संसार में आने के बाद, प्रकट होने के बाद, जो बालक का विकास होता है पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, सिर से प्रारंभ होता है। मस्तकोदमुखी का मतलब मस्तक पहले, फिर अधोमुखी का मतलब नीचे की ओर, मस्तिष्क से नीचे की ओर। तो इसी को बोला जाता है मस्तकोदमुखी या अधोमुखी या डाउनवर्ड, यानी बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसी को बोला जाता है क्या, मस्तकोदमुखी। तो जो विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं और परिवर्तन है, पहले सिर से प्रारंभ होता है, बालक में सिर में प्रारंभ होता है, उसके बाद धीरे धीरे पैर तक पहुंचता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिर से पैर तक की तरफ का विकास क्रम। तो जैसा कि आप लोगों ने ये बात भी सुनी होगी कि जो 6 वर्ष की अवस्था तक बालक का जो मस्तिष्क है पूर्ण विकसित हो जाता है। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक के जो मस्तिष्क का विकास है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए क्या है कि पहले सिर का विकास हो गया, उसके बाद धीरे 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 जो विकास का क्रम है नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है। और यह क्रम सभी प्रजातियों में पाया जाता है, जो जीव की सभी प्रजातियां हैं सब में पाया जाता है। तो इसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। अब सिफेलोकॉर्डल के बाद दूसरा क्या था, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी निकट से दूर का सिद्धांत। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या है कि जो बालक का विकास होता है पहले शरीर के केंद्रीय भागों में होता है। अगर हम इसको एक बॉडी मान लें तो जो बालक का विकास है पहले शरीर के केंद्रीय भागों में होता है, सी फॉर सेंटर, केंद्रीय भाग में। उसके बाद वो परिधि यानी पेरिफेरल, परिधि की ओर विकास होता है। यानी बालक का जो विकास होता है निकट से दूर, केंद्र से परिधि की ओर होता है। तो इसका क्या मतलब होता है कि जैसे होता क्या है कि पहले देखिए बालक का पेट और धड़, यानी बालक के पहले स्टोमक पार्ट, पेट, और ये धड़, सिर का विकास होता है, ठीक है। उसके बाद जो है बालक के हाथ पैर का विकास और उंगलियों का विकास होना स्टार्ट होता है। तो इसको बोला जाता है केंद्र से परिधि की ओर विकास हो रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस या सर्टेन पैटर्न। अब दूसरा क्या है, देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। तो जैसा कि शुरुआत से ही बताता चला आ रहा हूँ कि डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है।
कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और ये कभी रुकती नहीं है। ग्रोथ एक बार रुक सकता है, आपका ग्रोथ एक बार रुक सकता है, लेकिन आपका विकास कभी भी नहीं रुकता है। ये जीवन से मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो विकास निरंतर होने का क्या मतलब है, लाइफ टाइम प्रोसेस का मतलब जैसे आपका सामाजिक विकास है, आपका सांसारिक विकास है, आपका भाषाई विकास है, यानी सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हैं, ये जीवन भर चलते रहते हैं और ये बालक की परिपक्वता पर भी निर्भर करता है और उसके उम्र पर भी आधारित होता है। अब अगला देखते हैं क्या है। तो देखिए तीसरा सिद्धांत क्या है, विकास की गति में होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्थायी ढंग की होती हैं। विकास की गति में होने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं स्थायी ढंग की होती हैं। तो इस सिद्धांत का मतलब क्या है, सिंपल सी लाइन में अगर हम बात करें तो ये यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं कि विकास की गति में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है, एक रूपता। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जिन बालकों का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है उनका विकास इसी प्रकार आगे चलकर भी होता रहता है। यानी जिस बालक का किसी भी बालक का शुरुआत में जो डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है तो लाइफ लॉन्ग उसका हर प्रकार का डेवलपमेंट भी क्या है, फास्ट ही होता है, यानी एक रूपता है। फास्ट ही होता रहता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो सबसे पहले बोलना स्टार्ट करते हैं तो वही बच्चे सबसे पहले चलना भी स्टार्ट करते हैं और उन्हीं बच्चों का मानसिक विकास भी सबसे पहले होता है, उनका शारीरिक विकास भी तेज़ी से होता है, उनका भाषाई विकास भी तेज़ी से होता है, वो समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इस तरीके से क्या है कि इनके सभी विकास में क्या है, एक रूपता पाई जा रही है। मतलब एक चीज़ तेज़ी से स्टार्ट होना चालू हुई और सारी जो विकास की अवस्थाएं हैं सब उसी स्पीड से उसी सीक्वेंस में फॉलो हो रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगला क्या है, विकास। चौथा आपका प्रिंसिपल है, अधिकांशशील गुणों के विकास में सहसंबंध होता है। अधिकांशशील गुणों के विकास में सहसंबंध होता है। सहसंबंध का मतलब क्या हुआ, जैसा कि अभी इससे पहले वाले प्रिंसिपल में हम लोग बात की थी, लगभग उसी के जैसा है कि अगर एक तीव्र बुद्धि वाला बच्चा है, यानी एक इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसका जो मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट, और उसका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो दोनों भी तीव्र गति से होता है। यानी कि ये कोरिलेशन है, एक सहसंबंध है कि जो शील गुणों का विकास है आपस में सहसंबंधित होता है। एक तीव्र बुद्धि वाले बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है और यदि किसी बच्चे का कोई एक गुण का विकास औसत से उच्च गति से हो रहा है तो उसके अन्य गुणों का विकास भी उच्च गति से ही होता है। यानी कि क्या है कि जिन बालकों का मानसिक विकास की गति मंद होती है उनके शारीरिक और अन्य कौशलों का जो विकास है वो भी मंद गति से होगा। यानी जिन बच्चों का मानसिक विकास तेज होगा उनका फिजिकल डेवलपमेंट तेज होगा और अदर्स डेवलपमेंट भी तेज होगा। जिन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट स्लो होगा उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी स्लो होगा और उनका अदर्स डेवलपमेंट भी स्लो होगा। सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अब अगला सिद्धांत देखिए क्या है, विकास पूर्व कथनीय होता है। पूर्व कथनीय का मतलब विकास की स्थिति के प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर हम लोग विकास का घोषणा कर सकते हैं, भविष्यवाणी इसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं।
यानी कि पूर्व कथन का मतलब क्या कि आप लोगों ने इसको एक सामान्य एग्जांपल के थ्रू समझिए कि देखिए जैसे कोई बच्चा है, अगर उसके कोई पेरेंट्स हैं या पड़ोसी हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अरे आपका बच्चा तो बहुत ही तेज है, ये जरूर ही इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा, तो उन्होंने किस आधार पर कहा कि वो इंजीनियर डॉक्टर या आईएएस बनेगा? उसकी प्रेजेंट डेवलपमेंट कंडीशन के आधार पर, मतलब वर्तमान विकास के स्थिति के आधार पर उसका कोई इन्होंने अपने संज्ञान के आधार पर टेस्ट वेस्ट लिया और कहा कि नहीं नहीं, ये इसका दिमाग जो है टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा लगता है, इसका दिमाग बायोलॉजिकल फील्ड में ज़्यादा लगता है, इसका दिमाग जो है रेक्टिफिकेशन में ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से क्या है कि लोग उसके बारे में भविष्यवाणी करने लगते हैं कि इसको इंजीनियर बनाइएगा, इसको डॉक्टर बनाइएगा, इसको सिविल सेवा में डालिएगा। तो विकास की वर्तमान स्थिति को देख कर विकास बालक के भविष्य बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है कि आगे चलकर बालक किस तरीके से डेवलपमेंट उसका होगा, वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो विकास क्या है? पूर्व कथनीय होता है। छठा प्रिंसिपल क्या है? प्रत्येक अवस्था का अपना अपना विशिष्ट गुण होता है, यानी ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन ट्रेट्स। यानी कि देखिए विकास की जो अवस्था है, यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, हर एक अवस्था का अपना अपना क्या है, एक विशिष्ट गुण होता है। जैसे अगर हम चाइल्डहुड या बाल्यावस्था की बात करें तो बालक के अंदर इस उम्र में चंचलता बहुत होती है और नकारात्मकता की भावना भी बहुत तीव्र होती है बालक में। अग्रेसन होता है, जिद्दीपन होता है, अग्रेशन होता है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रौढ़ावस्था में या एडल्टहुड में प्रवेश करता है बालक, वैसे वैसे उसकी जो चंचलता है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गंभीरता में। वह चंचल से गंभीर हो जाता है और उसकी भावनाओं में परिवर्तन होता है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगता है। यानी कुल मिला के सिंपल सा कहने का इसका मतलब ये है कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर चंचलता होती है, जिद्दीपना होता है, अग्रेशन होता है। फिर किशोरावस्था में क्या है कि वो समाज के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड होने की कोशिश करता है, अपने रोल आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान को ढूंढने की कोशिश करता है, और ये केवल उस एक विशिष्ट अवस्था में ही होता है। फिर उसके बाद जैसे ही प्रौढ़ावस्था आता है तो वो करियर की ओर गंभीर हो जाता है, शादी ब्याह की ओर सोचने लगता है। इस तरीके से देखिए हर एक स्टेज का अपना एक विशिष्ट गुण है। बालक जो है बाल्यावस्था में ही शादी के बारे में नहीं सोच सकता है, ना वो गंभीर हो सकता है, और प्रौढ़ जो है फिर से चंचलता नहीं ला सकता है। अब ये सबका परिणाम है, यानी कि ये हार्मोनल इफेक्ट भी होता है, ये मैच्योरिटी का भी परिणाम है, और ये एज रिलेटेड भी है। तो इस तरीके से उम्र के अनुसार जो विशिष्ट गुण हैं हर एक अवस्था में परिवर्तित होते चले जाते हैं। अगला सिद्धांत क्या है? देखिए प्रत्येक व्यक्ति को सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब ये तो देखिए सिंपल सी लाइन है, समझ में भी आ रही है कि हर एक व्यक्ति है उसको बाल्यावस्था से भी गुजरना पड़ेगा, बाल्यावस्था के बाद आपका जो किशोरावस्था है, फिर किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। यानी ये सीक्वेंस है, ये आप बिगाड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आप बच्चा जो है बाल्यावस्था से सीधे वृद्धावस्था में पहुंच गया, नहीं, सबको सभी अवस्थाओं से गुजरना है और एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि विकास एक क्रम में होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को सभी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब आठवां सिद्धांत देखिए क्या है? विकास परिपक्वता व अधिगम का परिणाम है। विकास क्या है? परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। यानी डेवलप, अगर हम इसको एक फार्मूले के रूप में बात करें तो डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, यानी हम ये कह सकते हैं कि विकास जो है परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक 5 साल का बच्चा है
यदि आप उसे कक्षा 10 या 16 साल के बच्चे की किताब का सवाल दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री मान लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल दीजिए, तो अब आप चाहते हैं कि एक 5 साल का बच्चा जो कि अभी नर्सरी या केजी में है, क्लास फर्स्ट में है, वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर ले, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। क्यों? क्योंकि लर्निंग तभी पॉसिबल होगी उस लेवल की जब बच्चा उस लेवल के अनुसार मैच्योर हो जाएगा। यानी अगर एक 5 साल के बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी वो उस मैच्योरिटी लेवल को, उस परिपक्वता स्तर को उसका दिमाग नहीं पा पाया है जो कि उस ट्रिग्नोमेट्री या उस लेवल के सवाल को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री लगभग कक्षा 9 क्लास 9th में बच्चों को इंट्रोड्यूस कराई जाती है और उस वक्त बच्चों की जो एज होती है लगभग 15 ईयर के होते हैं। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 ईयर का बच्चा जो है 15 ईयर के बच्चे के बराबर का क्वेश्चन जो है सॉल्व करे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी। यानी कि जब वो बालक 15 ईयर का हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा उसका माइंड उस लेवल तक, तो वो ऑटोमेटिक उस सवाल को करने में सक्षम हो पाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि विकास क्या है? परिपक्वता व अधिगम का परिणाम है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ या फंक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। या इसको हम एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 5 साल का बच्चा है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो साइकिल चलाना स्टार्ट कर दे, तो ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि 4 या 5 साल का बच्चा पहले क्या है, अब ट्राई साइकिल चलाएगा या वो जो पैदल चलाने वाली बच्चों की गाड़ी होती है उसी को चला सकता है। क्यों? क्योंकि अभी उसके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आई है साइकिल सीखने के बराबर, कि उसको पता हो कि पेंडल मारने के साथ साथ हैंडल पर भी ध्यान देना है, उसके साथ साथ रोड पर भी देखना है। तो ये सब क्या है, एक उम्र के आधार पर, उम्र के अनुसार अपने आप बालक में डेवलपमेंट होते चला जाता है। तो एक बाल्यावस्था में बच्चा सीधे बाइक चलाने नहीं लग जाता है, वो अपनी परिपक्वता के अनुसार पहले ट्राईसाइकिल चलाता है, फिर उसके बाद बाईसाइकिल पर आता है, उसके बाद बाइक, फिर कार, फिर जो भी कुछ। नवा प्रिंसिपल क्या है? विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। विकास की गति में तीव्रता व मंदता का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में जो बालक का विकास होता है तीव्र गति से होता है, जो विकास की अवस्था है तीव्र गति से होता है। फिर बाल्यावस्था के बाद विकास की जो गति है थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। उसके बाद किशोरावस्था में फिर विकास की गति में तीव्रता आ जाती है, एडोलसेंस। तो इस तरीके से बात करें कि विकास की गति क्या है कि तीव्रता और मंदता दोनों पाई जाती है। तो अगर जैसे ग्राफ के द्वारा समझें तो इसको हम कह सकते हैं कि पहले विकास की गति उम्र के कुछ वर्षों में तीव्र होती है, फिर स्टेबल हो जाती है, फिर स्लो होती है, फिर तीव्रता आती है, इस तरीके से। अब देखिए अगला क्या है, आनुवंशिकता एवं वातावरण में अंतर संबंध का सिद्धांत। और हम क्या कह सकते हैं, विकास का सिद्धांत क्या है कि डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखिए इस पर कई स्टडीज़ भी हुई हैं और इसमें यही बात की गई है कि जो विकास होता है वो केवल ना तो आनुवंशिकता पर आधारित है और ना ही केवल पर्यावरण पर। ये बाई प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है किसका? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, या इंटर रिलेशन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या इंटर कनेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो जैसा कि हम लोग सामान्य रूप से बातचीत भी करते हैं कि कुछ फैमिली में देखिए माता पिता अगर पढ़ने में बहुत तेज़ हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग ये सोच लेते हैं कि बच्चे बहुत तेज़ हो, उनके बच्चे भी बहुत तेज़ होंगे, यानी माता पिता आईएएस हैं तो बच्चा भी आईएएस होगा। तो ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि एक आईएएस पेरेंट्स का बेटा आईएएस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा भी आईएएस हो सकता है। एक अमीर परिवार में जन्मा बच्चा भी अनएम्प्लॉय हो सकता है। उसी तरीके से एक
अमीर परिवार में पैदा हुआ बच्चा, यानी कि अमीर परिवार का मतलब उसका एनवायरनमेंट क्या है, काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट है। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब उसकी एजुकेशन भी हेल्दी होगी, और एजुकेशन हेल्दी होने का मतलब उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो ग्रोथ है वो भी हेल्दी होगा। और इसका मतलब क्या है कि वो भी बहुत ही अच्छी जगह स्टेबल हो सकता है फ्यूचर में। लेकिन ये भी 100% ट्रू नहीं है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का बाई प्रोडक्ट होता है। ज़रूरी नहीं कि एक बहुत ही अच्छी बुद्धि वाला बच्चा या जिसके माता पिता बहुत बुद्धिमान हो वो आगे चल के बुद्धिमान हुई हो सकता है जो बच्चा एक बुद्धिमान माता पिता से पैदा हुआ बच्चा जो है उसको उचित वातावरण नहीं मिला, उसको हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि जो उसका डेवलपमेंट है सारे फिजिकल, मेंटल, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो उसके इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं मिले, तो उसका डेवलपमेंट जो है नॉर्मल नहीं हो पाया। और ये भी हो सकता है कि एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा जो है, या फिर एक बहुत ही हेरिडिटी किसी बच्चे की मान लीजिए अच्छी नहीं है, लेकिन उसको एनवायरनमेंट बहुत ही उचित मिल गया, तो क्या है कि तो भी उसका जो डेवलपमेंट है काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि विकास क्या है, आनुवंशिकता और वातावरण में सहसंबंध या अंतर संबंध का सिद्धांत फॉलो करता है। तो इस तरीके से बात करें तो हम लोग क्या है कि विकास कैसे होता है बालकों में, हमेशा ग्रॉस मोटर से फाइन मोटर की ओर, नियर टू, फार, सेंट्रल टू पेरिफेरल। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि विकास को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।